ट्यूटोरिया सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज से एक नया बुक को एनालिसिस करेंगे और यह बुक है 66वीं बीपीएससी का पीटी प्रैक्टिस सेट का, जो पूर्णतः बिहार लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर आधारित है। और इस बुक के अंतर्गत हम लोग हर एक सेट में 150 प्रश्नों को देखेंगे और यह एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था और तेल ले जा रहा जहाज किस देश का था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान के। एक जापानी जहाज जो अगस्त 2020 में 4000 टन कच्चा तेल ले जा रहा था ब्राज़ील की ओर, ब्राज़ील से सिंगापुर जा रहा था और मॉरिशस के तट पर तेल रिसाव होने के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा भी कर दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। कहता है कि राज्यों का एक संघ भारत का एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है और राष्ट्रपति इस संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। और राज्यों में सरकार के प्रणाली केंद्र के प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। और देश में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि सियासत में सदस्यता किसके द्वारा लिखा गया? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखा गया सियासत में सदस्यता पुस्तक। अगला प्रश्न है कि सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर किनका चयन हुआ था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और वह सैयद अकबरुद्दीन के स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का विश्व प्रसिद्ध IEEE सिमोन रोमा मेडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा डॉक्टर के सिवन एवं डॉक्टर BN सुरेश को। IEEE सिमोन रोमा मेडल विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को अमेरिकी संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग के द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2020 का यह पुरस्कार 2 भारतीय वैज्ञानिकों जिसमें डॉक्टर BN सुरेश कौन है? तो डॉक्टर BN सुरेश जो है वह इंडियन इंस्टीट्यूट के चांसलर हैं और डॉक्टर के सिवन जो है वह चेयरमैन है अभी इसरो के। इनको प्रदान किया गया है रोमा मेडल IEEE। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है? घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। कहता है कि सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने हाल ही में बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो में। वर्ष 2021 में 1 से लेकर के 12 नवंबर के बीच संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के कितनी भाषा को केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान किया है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 भाषा को। 5 भाषा में कौन कौन आ जाता है? तो 5 भाषा में होगा उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई। वह भारत के राष्ट्रपति थे। वह भारत के कईवें राष्ट्रपति थे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और 2012 से लेकर के 2017 के बीच 13वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ इसका उत्तर होगा। हाल ही में डेनमार्क के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वर्ष तक के अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसरो ने किस वर्ष तक खुद का अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। 2030 तक इसरो ने अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सितंबर 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हाल ही में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बाकू में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नाम का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ था। बाकू कहाँ है? तो बाकू जो है वह अजरबैजान में है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपा गया है और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, के कस्तूरीरंगन। नई शिक्षा नीति के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है और वर्तमान के मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उपक्रमों यानी एमएसएमई में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है एमएसएमई में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता सुधारने के लिए? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके सिन्हा समिति के द्वारा। एमएसएमई के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए यूके सिन्हा समिति का गठन किया गया है और हाल ही में इस संदर्भ में इन्होंने सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी है। अगला प्रश्न है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा और इस ओलंपिक खेल का शुभांकर क्या है? इस ओलंपिक खेल का शुभांकर क्या होगा? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिराई तोबा। मिराई तोबा जो है वह टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है वर्तमान में अभी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30। वर्तमान में नाटो के कुल 30 देश सदस्य है और नाटो का 30वां सदस्य मैसेडोनिया हो जाएगा। और 2019 में नाटो का शिखर सम्मेलन वाटफोर्ड यानी यूके में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार के जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस वस्तु को प्रदान किया गया है, नीचे दिए गए ऑप्शन से चुनना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब तक बिहार के निम्न वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया, जैसे कि मुजफ्फरपुर के शाही लीची, मुजफ्फरपुर के शाही लीची हो जाएगा, और फिर भागलपुर के कतरनी चावल, और सिलाव के खाजा, और तसर सिल्क, जर्दालू आम, नवादा के मगही पान, मगही पान जो है यह नवादा के है, और जर्दालू आम, और सिक्की कला, सुजनी, मधुबनी के पेंटिंग और एप्लिक वर्क, इन सब को बिहार में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है। लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोप फ्रांसिस। लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक पोप फ्रांसिस हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला हैरिस को। अमेरिका के डेमोक्रेट्स पार्टी में कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल इससे पूर्व किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल पटना से पहले कहाँ कार्यरत थे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा हाईकोर्ट में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ लेने वाले संजय करोल पूर्व में त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न होगा कि किस राज्य के द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू किया गया है। नगरोत्थान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, यह योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा दिवस दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर को। 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग यानी इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। आईसीसी 2023 का किस देश में आयोजन होना है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में भारत में संपन्न होगा और 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2021 में न्यूजीलैंड में संपन्न होना है। और पुरुष और महिला T20 विश्व कप जो 2020 में होना है वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य नहीं है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य कौन देश नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा ई, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत एवं पाकिस्तान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरब क्षेत्र के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। किन दो देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच। हाल ही में इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात एक ऐतिहासिक समझौते के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है और
इसे ही इजरायल UAE ऐतिहासिक शांति समझौता भी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि IMF के रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुआना। गुआना जो है IMF रिपोर्ट के अनुसार वह दुनिया का सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। घोषणा किया है 75,000 करोड़ रुपए के। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ने। गूगल की कंपनी अल्फ़ाबेट ने और अल्फ़ाबेट के CEO जो हैं सुंदर पिचई ने 10 बिलियन डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा किए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सौरमंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? इसका उत्तर क्या होगा? सौरमंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह के। हाल ही में शनि ग्रह के 20 उपग्रहों की खोज किया गया है और इसके बाद शनि ग्रह के कुल 82 उपग्रह हो गए हैं, जो सौरमंडल में सबसे ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने हेतु सरकार के द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? महामारी में विदेशों में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए कौन सा मिशन का प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4917 किलोमीटर। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वह 4917 किलोमीटर के आसपास है। अगला प्रश्न है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सम्मिलित हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक बाह्य दल, दूसरा पंखुड़ी और तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। ये चारों जो हैं वह पुष्प के विभिन्न भाग हैं और मूलांकुर, कोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय और बीजांड जो है वह स्त्री केसर के भाग होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। एक में है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सूची का मिलान करें और 2 से सूचीबद्ध करें और सही उत्तर को चुनें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उत्तर होगा, पहला में दिया गया है ओडोमीटर। ऑडियोमीटर जो है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। और दूसरा में दिया है फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या है? तो फोटोमीटर जो है वह विभिन्न प्रकाश स्रोतों की तीव्रता की तुलना करने का उपकरण है, प्रकाश की तीव्रता की तुलना करने का उपकरण है यह। और तीसरा में दिया गया है पिकोनोमीटर। इसका हो जाएगा तरल पदार्थों के विशेष गुरुत्व। और चौथा में है पायरल हीलियोमीटर। तो इसका हो जाएगा सौर विकिरण।
अगला प्रश्न है कि गिरने के दौरान बारिश के बूंदें कैसी होती है। गिरने के दौरान बारिश के बूंदें कैसे गिरते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समान त्वरण के साथ वर्षा की बूंदें गिरती है। अगला प्रश्न है कि संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है वह संवेग की इकाई है। और संवेग की इकाई में आ जाता है कि द्रव्यमान गुने वेग बराबर किलोग्राम प्रति सेकंड, यानी किलोग्राम प्रति सेकंड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि द्रव के ऊपरी तल पर द्रव के दाब कितना होता है। द्रव के ऊपरी तल पर द्रव के दाब कितना होता है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। द्रव के ऊपरी तल पर द्रव के दाब जो है वह शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक के, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोलाइसिस सेल बदलता है और यह अभिक्रिया कराई जाती है और उससे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और इस सेल में वाष्प स्रोत है और विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है कि दहन क्या है। दहन क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दहन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, 2 और 3, तीनों ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त किसको कहते हैं, तो लघु आवर्त जो है ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। पहले आवर्त में 2 तत्व और दूसरे आवर्त एवं तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और इन सभी तत्व को लघु आवर्त की संज्ञा दी जाती है। पहले आवर्त में 2 तत्व और दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व जिसमें होते हैं उसको लघु आवर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क कौन है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। कैल्शियम की बात करते हैं तो फ्लोराइड, जिप्सम और फॉस्फोराइड जो है वह कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि सर्प विषरोधी सुई किस एक यौगिक तत्व है। सर्प विषरोधी सुई में किसका एक यौगिक तत्व होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक का। सर्प विषरोधी सुई में स्वर्ण का यौगिक होता है ऑरिक क्लोराइड, उसको बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, इसका सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है, इसका सही उत्तर चुनना है। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा केवल 4। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि श्वसन के दौरान केवल विटामिन का अपघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि क्या पाया जाता है। केंद्रिका में क्या पाया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा। केंद्रिका में क्या पाया जाता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 प्रोटीन और 3 आरएनए और 4 डीएनए, ये तीनों जो है वह केंद्रिका में पाया जाता है। प्रोटीन जो है वह 85% और आरएनए जो है वह 10%
और DNA 5% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को मिलान करना है और पता करना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। पहला में दिया गया विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, ये सही है। और दूसरा में दिया गया विटामिन B3, इसका नाम है निकोटिन एसिड, ये भी सही है। और तीसरा में दिया गया है विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, ये भी सही है। और चौथा में दिया गया है विटामिन H। विटामिन H जो है वह बायोटीन है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमाशय में कौन नहीं पचता है। अमाशय में कौन नहीं पचता है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ये सब जो है वह अमाशय में नहीं पचता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन में। अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26। मेरुदंड में, वयस्क मानव के मेरुदंड में 26 अस्थियाँ होती है। और जबकि बच्चे को मेरुदंड में 33 अस्थियाँ होती है। बच्चे के मेरुदंड में 33 अस्थियाँ होती है और वयस्क के 26 हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है, इसका उत्तर क्या होगा। हीमोग्लोबिन जो है वह जटिल प्रोटीन है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है और इसमें लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम ढूंढना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को पहचान करें। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे बड़ा हो जाएगा DNA और DNA के बाद फिर RNA और RNA के बाद अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बाद प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। इसका सही उत्तर क्या होगा। मौर्य काल में शिक्षा का प्राचीन केंद्र तक्षशिला। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, तक्षशिला था। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था और चाणक्य यहाँ के आचार्य भी थे, तक्षशिला के। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न शामिल किसमें नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल क्या नहीं है, तो अष्टांगिक। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता मिलती है देखने को। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। दोनों सभ्यताओं में उपयुक्त सभी विषयों पर भिन्नता मिलती है देखने को। अगला प्रश्न है कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां शिलालेख में। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है और यह घटना अशोक के शासन के 8वें वर्ष यानी 261 BC में हुआ था और जिसके बाद अशोक ने धम्म का मार्ग अपना लिया था। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। नीचे दिए राजधानी कनौज था और दूसरा में दिया गया चोल। चोल की राजधानी कहाँ था, तो चोल के तंजौर था। और तीसरा में परमार। परमार की राजधानी कहाँ है, तो परमार की राजधानी धरा हो जाएगा। और चौथा में सोलंकी। सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 डी और 2 के 1 और 3 के सी और 4 के बी। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है। गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा कहाँ है, इसका उत्तर क्या होगा। कौन सा गुफा है गुप्त काल से संबंधित,
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बाघ गुफा एवं अजंता की गुफा गुप्त काल से संबंधित है, जिसमें गुफा का चित्रांकन के प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है कि अरबों के द्वारा सिंध विजय के जानकारी मिलती है। सिंध विजय की जानकारी अरबों के द्वारा मिलती है। किससे मिलती है सिंध विजय की जानकारी? इसका उत्तर क्या होगा? चचनामा से अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, चचनामा से। और 712 में सिंध विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से प्राप्त होता है देखने को। अगला प्रश्न है कि अमीर कोही विभाग की शुरुआत की। अमीर कोही विभाग की शुरुआत किसने? विभाग की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। और यह कृषि से उन्नति के लिए एक विभाग अमीर कोही का स्थापना किया गया था। कृषि से संबंधित यह विभाग है अमीर कोही। अगला प्रश्न कि जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल जो है वह आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आगरा में। जहांगीर महल आगरा में, आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया था। अगला प्रश्न है कि किस मुग़ल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तंबाकू के प्रयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने। और प्रतिबंध 1617 में मुग़ल बादशाह जहांगीर ने लगाया था और तंबाकू 1605 में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। 1605 में तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था और 1617 में जहांगीर के द्वारा बंद किया गया था, प्रतिबंध किया गया था। अगला प्रश्न है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां थे और उन्हें मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित है। सुमंत पद किससे संबंधित है शिवाजी के शासन में? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत या फिर दबीर विदेश मंत्री का पद था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत के जनक माना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र संपादक कौन थे? इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.एन. नटराजन। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक के.एन. नटराजन थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ 1916 में, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लीग की मांग की और औपचारिक रूप से स्वीकार कर भी लिया। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। किसने किया था असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किए थे। अगला प्रश्न है कि देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के किस वायसराय ने अपनाया था?
इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंगस। देशी रियासतों के प्रति लॉर्ड हेस्टिंगस ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्टर सुरजीत के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि ढक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पारित किया गया? ढक्कन कृषि राहत अधिनियम, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1879 में। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? रॉलेट एक्ट पारित होने के समय, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी 1916 से लेकर के 1921 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है कि अरुणडेल समिति का संबंध किससे है? अरुणडेल समिति का संबंध है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार से। 1906 में गठित अरुणडेल समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। कहाँ विद्रोह हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई में। रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने 1946 में बम्बई में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? सेवा सदन की स्थापना किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहराम जी एम मालाबारी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा 1885 में किया गया था। 1885 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में राजनीति बंदी दिवस कब मनाया जाता है? राजनैतिक बंदी दिवस, बिहार में राजनैतिक बंदी दिवस कब मनाया जाता है? और बिहार में राजनैतिक बंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नायकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? नायकड़ा विद्रोह, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। ऑप्शन ए, गुजरात में। नायकड़ा विद्रोह 1868 के गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद होगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हैदराबाद होगा जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि पूर्व वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि पूर्व वह विश्वविद्यालय है जो किसी को भी प्रमाण पत्र नहीं देता है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार किसकी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतारा का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सतारा की सरकार सबसे ज़्यादा समय तक रही थी। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहन सिंह भखना।
1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, और जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? राजद्रोह सभा अधिनियम, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभाएं करने पर कठोर दंड की व्यवस्था किया गया है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया है? धन के निष्कासन का स्वीकृत किया गया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने धन विधेयक निष्कासन सिद्धांत को स्वीकृति भी दिया था। अगला प्रश्न है कि 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों का दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद उन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए, और उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय के द्वारा। उदारवादियों के संबंध में उपरोक्त वक्तव्य लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है और इनके द्वारा कहा गया है कि 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद उन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के समय। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के समय राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे एवं नवगठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था? इसका उत्तर क्या होगा? महाधिवक्ता पद से इस्तीफा किसने दे दिया था सरकारी नीति के विरोध में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ था तो उस समय बलदेव सहाय सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? इसका उत्तर क्या होगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं थे? तो गौरी शंकर सिंह जो हैं यह व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह पहले और अनुग्रह नारायण दूसरे व्यक्ति सत्याग्रही थे। अनुग्रह नारायण सिंह पहले, कृष्ण सिंह और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपनारायण सिंह को। दीपनारायण सिंह को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तारी हो रहा था उस समय राजेंद्र प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी दीपनारायण सिंह को मनोनीत किए थे। है
कि ब्रिटिश शासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? मूल ढांचे के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता जो है वह मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार किसको है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। संपत्ति कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में बिहार से कुल कितने प्रतिनिधि थे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 गो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और 3 द्विसदनात्मक, ये दोनों जो है वह सुमेलित नहीं है। पहला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से, यह सुमेलित नहीं है। और तीसरा में है द्विसदनात्मक यूएसए से, ये भी सही नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान से लिया गया था और द्विसदनात्मक की प्रक्रिया जो है वह ब्रिटेन से लिया गया था, न कि यहाँ पे ब्रिटेन के जगह पे जापान होगा और यहाँ पे यूएसए के जगह पर ब्रिटेन होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्ण विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्ण विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से इसमें समाहित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? एक मौलिक अधिकार नहीं है, उसके ऊपर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया तथा राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि नीति कटौती प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार कब समाप्त हो जाता है? इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पहले ही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं आयोग का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 के बी। उसमें दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का उल्लेख है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीके थुंगल समिति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो निवेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक में शामिल नहीं है? विश्व बैंक में कौन सा शामिल नहीं है? तो नीचे इसका लिस्ट दिया होगा। रुपए के परिवर्तनीयता के क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर क्या होगा? रुपए के परिवर्तनीयता के तात्पर्य। अगला प्रश्न है कि रुपए के परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रुपए के अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति देना। इसको बोला जाता है परिवर्तनीयता, रुपए में परिवर्तनीयता। अगला प्रश्न है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य बिहार के अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% थी। अगला प्रश्न है कि कुंदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंदनकुलम परियोजना, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कुंदनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य के तिरुनवैली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को पहचानना है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशेल्स। बांग्लादेश के मुद्रा के नाम टका है और सेशेल्स के मुद्रा के नाम रुपया होगा और भूटान के मुद्रा के नाम नगल्ट्रम और मालदीव के मुद्रा के नाम रुपया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाईबी रेड्डी समिति। 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाईबी रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में रेपो दर क्या है? वर्तमान समय में रेपो दर, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.0%। रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, जबकि रिजर्व रेपो दर वह होता है जिस पर वह बैंकों से उधार लेता है। और वर्तमान में रेपो दर 4% है और वर्तमान में रिजर्व रेपो दर जो है वह 3.35% है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर से
युग्म को चुनना है। बिहार में सबसे ज़्यादा सबसे कम शहरीकरण को चुनना है। नीचे दिए गए उत्तर से सही को चुने। नीचे दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है और सबसे कम शहरीकरण बांका जिला में है। 2011 के अनुसार शहरीकरण के सबसे कम वृद्धि दर समस्तीपुर में हुआ था। सबसे कम वृद्धि दर समस्तीपुर में हुआ था और उसके बाद बांका में 3.5% रहा, और जबकि सबसे अधिक शहरीकरण पटना में हुआ, 43.1% रहा उसका शहरीकरण। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था और आरबीआई की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और राष्ट्रीयकरण 1949 में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाना है। निम्नलिखित जनजाति को घटते क्रम में सजाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में होगा निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में। तो सबसे पहले भील होगा और फिर उसके बाद गोंड, फिर संथाल और फिर नैकदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है और फिर उसके बाद गोंड और फिर संथाल और फिर नैकदा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वह भूमि बंधित नदी है और यह अरावली से निकल करके कच्छ के रण की ओर दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि का नहीं है। भारतीय कृषि का विशेषता कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। मानसून पर निर्भरता एवं निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि की विशेषता है, परंतु भारत में बड़े जोतों की तुलना में छोटे जोत अधिक है और साथ ही भारत में सहकारी खेती की प्रधानता नहीं है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन क्या होगा? नीचे दिए गए उत्तर पहचानना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यह गलत कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर के कम होता है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है और इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर से होती है। अगला प्रश्न है कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4:20 PM। यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने पर 4 मिनट का समय लगता है। उसी प्रकार 10 डिग्री से 45 डिग्री में जब अंतर देखेंगे तो 35 डिग्री अतः 35 × 4 तो 140 मिनट हो जाएगा। अतः 45 डिग्री पर 140 मिनट अधिक होगा। तो यहाँ पे 2 बज रहा था तो 140 मिनट और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4:20 यानी 4:20 PM। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें।
निम्न कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए हैं, पहला में कि काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, और दूसरा में काली मिट्टी में ह्यूम नाइट्रोजन एवं फास्फोरस पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए में कि काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, यह सही है, और दूसरा बी, काली मिट्टी में ह्यूम नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है, जैसे वर्षा, आंधी, बादल बनना, ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 में। सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस यानी मोमिन कांग्रेस की स्थापना किए थे? बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल क़य्यूम अंसारी के द्वारा किया गया था मोमिन कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल क़य्यूम अंसारी के द्वारा किया गया था, 1938 में। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? इसका उत्तर क्या होगा? बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु प्रसाद सेन। 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1923 में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए थे। किनको बिहार शाखा के नेता चुना गया था स्वराज दल के? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल के पटना शाखा का उद्घाटन या फिर गठन हुआ था और श्री कृष्ण सिंह को इसका नेता बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार जिला में। कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में घोंघा झील या फिर घोंघा चाप स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह बाढ़ का कारण नहीं है। उत्तर बिहार में बाढ़ से ग्रसित प्रभावित होता है और जिससे कई कारण है, जैसे कि हिमालय नदियों में अधिक जल होना, हिमालय के बिहार में नदियों में और नदियों के मार्ग बदलना और मानसून के समय से अधिक वर्षा, ये सब कारण है। और अधिक जल होना और नदियों के मार्ग बदलना, मानसून के 3 माह में अधिक वर्षा और बांध के रख रखाव नहीं होना आदि, जबकि बहुउद्देशीय परियोजना बाढ़ का कारण नहीं है, रोकथाम का उपकरण है यह बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? नीचे दिए गए उत्तर से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है कि रामधारी सिंह दिनकर का कौन सी रचना नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुलूस जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जबकि अन्य तीनों जैसे उर्वशी, रेणुका, हुंकार
आदि ये रचनाएं जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की है और जुलूस जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचना किया गया जुलूस का। अगला प्रश्न है कि बिहार किस सिख गुरु के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? जन्मस्थली सिख गुरु का, इसका उत्तर क्या होगा? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 दिसंबर 1960 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार के अक्षांशीय विस्तार क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। बिहार के अक्षांशीय विस्तार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण में। पर्वतपादीय मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है और उसमें अपर्दित चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं और वन्य क्षेत्र अधिक होने के कारण यह भूरे रंग के अम्लीय मिट्टी होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय से किस यात्री का संबंध नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फहियान का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं है। 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था और यहाँ हेनसांग, इत्सिंग और हेनसांग जो कि चीन के थे, लामा तारानाथ तिब्बत के थे, लामा तारानाथ जो है वह तिब्बत के थे और इन लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। और फहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था उस समय फहियान आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे हेनसांग, इत्सिंग और लामा तारानाथ। अगला प्रश्न है कि बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, वह जिला कौन सा है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपालगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष के आयु तक। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष तक या फिर 62 वर्ष के आयु तक पूरी होने पर अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 40। बिहार विधानसभा में एससी के लिए 38 गो और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, अर्थात 40 सीट बिहार विधानसभा में आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि बोधगया स्थित बोधि वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? यानी बोधि वृक्ष किसके द्वारा काटा गया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बंगाल के शासक शशांक ने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया तथा बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि विलुप्त संख्या का पता लगाना है। यह रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसकी व्याख्या देखेंगे ऑप्शन से। नीचे दिए गए ऑप्शन में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 64।
अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न कि यदि ए बी सी डी चार लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1845। इसका सही उत्तर होगा 1845। अगला प्रश्न है कि मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 33.33%। अगला प्रश्न है कि यदि किसी महीने के तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी महीने के चौथे बुधवार को 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30। अगला प्रश्न है कि यदि ए बी सी के बीच 680 इस प्रकार से विभाजित किया जाते हैं जिससे कि ए को बी का 2/3 यानी 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 यानी 1/4 मिले, तब ए बी सी को क्रमशः कितनी राशि मिलेगी। ए बी सी को कितनी राशि मिलेगी। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये भी मैथ का प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 348। आगे देखेंगे कि एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इसकी कुल संख्या 1746 टांगों तथा 858 सिर हो तो तोते की संख्या कितनी होगी। इसका भी उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 843। अगला प्रश्न 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और मिलने के बाद कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सेकंड के बाद। अगला प्रश्न है कि ये अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ करके एक दिन बारी बारी से काम करें और ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 दिन। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है और कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5%। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 5%।